हाय गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हम। तो गाइज, जैसे कि JKSSB जेई सिविल में जो पेपर्स आए थे, ठीक है, 2021 में अक्टूबर के मंथ में, उन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो इसी क्वेश्चंस को करते हुए, इन्हीं पेपर्स को करते हुए हमने पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें डे फर्स्ट के जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके 1 से 30 क्वेश्चन तक एक्सप्लेन कराए थे। और उस पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक जो डे फर्स्ट शिफ्ट सेकंड में आए थे उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या था डे फर्स्ट की सेकंड शिफ्ट में। ये कह रहा है, इन 2 लैंड स्टेट हाईवे विद बिटुमिनस कॉन्क्रीट of 7.5 meter width, what should be the height of crown with respect to the edges assuming straight line camber of 1 in 50 slope। क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि टू लैंड स्टेट हाईवे में जिसमें बिटुमिनस कॉन्क्रीट पड़ रहा है, जिसमें रोड की विड्थ है 7.5 मीटर। अब ये कह रहा है कि जो कैम्बर है हमारा वो अज्यूम कीजिए आप स्ट्रेट लाइन कैम्बर, यानी ये कैम्बर होता है क्रॉसवाइज स्लोप, और जो सेंटर पॉइंट होता है राइस पॉइंट उसे क्राउन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो क्राउन की हाइट है यहाँ पे ये कितनी होगी, और नीचे इसने 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, काफ़ी इजी है, कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 7.5 मीटर रोड की विड्थ है और 1 in एन इसने स्लोप दिया था स्ट्रेट कैम्बर, और ये हमारा क्राउन है, और हमें ये पॉइंट ढूंढना है एक्स, ये कितना होगा। तो हम हाफ वाली ट्राइंगल को लेंगे और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, इस ट्राइंगल को यहाँ पे लेंगे तो स्लोप हमारे पास था 50 मीटर राइज पे 1 मीटर वर्टिकल, 1 in 50 दिया था, 1 in 50। और यहाँ पे हमें पता करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 7.5 मीटर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये विड्थ हम हाफ लेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हाफ लेंगे, 7.5/2 7.5/2। अब इस ट्राइंगल में हम सिमिलर ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे तो इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी हमें ये फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए 1/50 इस बड़ी ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस 1/50 इज इक्वल टू छोटी ट्राइंगल का एक्स मानते हैं परपेंडिकुलर को, और बेस है 7.5/2, एक्स बाई 7.5/2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5, यहाँ चले जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.075 मीटर, यानी इस क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है वो एक्यूरेट हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। देखिए गाइस, एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं तो इससे आपके बाकी भी डाउट्स क्लियर होते हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प करेगी आपको। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नीचे 4 स्टेटमेंट है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सी है। तो चारों स्टेटमेंट को पढ़िए। सबसे पहले, डैमिंग इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कह रहा है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डैमिंग है? नहीं, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इनके जो फादर हैं वो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, यानी जो पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा आंसर बन जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज साउथ 25 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 5 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन इज। ठीक है, देखिए पहले आपको समझाता हूँ कि बियरिंग क्या होता है। देखो, कोई भी डायरेक्शन जिसको हम रेफरेंस लेते हैं उसको कहते हैं मेरिडियन। अगर ट्रू नॉर्थ को मान रहे हैं तो वो हो जाएगा ट्रू मेरिडियन, और अगर मैग्नेटिक नॉर्थ को मान रहे हैं तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। अब क्या होता है, जैसे मानिए ट्रू मेरिडियन है, ये मानिए कि हमारा ट्रू मेरिडियन है और ये कोई सर्वे लाइन है, तो किसी भी सर्वे लाइन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू मेरिडियन बियरिंग कहलाता है। अगर ट्रू मेरिडियन से लिया तो वो होती है हमारी ट्रू बियरिंग, और अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से लिया तो वो होती है हमारी मैग्नेटिक बियरिंग। तो देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का जिक्र है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ये मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, और मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से ये मैग्नेटिक नॉर्थ आ गया, ये मैग्नेटिक साउथ आ गया। उस वक्त ये कह रहा था कि जो सर्वे लाइन का एंगल है साउथ से ईस्ट की तरफ है, कितना 25 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। लेकिन उसके बाद ये कहता है कि हमारी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होती है, उसके बाद ये कहता है कि हमारी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होती है कितनी 5 डिग्री 30 मिनट कहाँ
वेस्ट की तरफ, यानी हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ जो है ट्रू नॉर्थ से वेस्ट की तरफ झुका हुआ है 5 डिग्री 30 मिनट, यानी हमारा जो ट्रू नॉर्थ है इधर से आगे कितना होगा 5 डिग्री 30 मिनट, ये ट्रू नॉर्थ हो गया। इसके हिसाब से ये हमारा ट्रू साउथ हो गया। अब कह रहा है सर्वे लाइन की जो ट्रू बियरिंग है वो क्या होगी। देखिए मैग्नेटिक साउथ के हिसाब से 25 डिग्री 30 मिनट था और ये एंगल हमारा है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन 5 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ से 5 डिग्री 30 मिनट 25 डिग्री 30 मिनट में आप ऐड कर दो तो आंसर हो जाएगा साउथ 31 डिग्री ईस्ट की तरफ हमारा ट्रू बियरिंग होगा लाइन का। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेशन मेथड इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो 4 इसने मेथड दिए हैं और इसमें से कह रहा है कौन सा एस्टिमेशन मेथड बेस्ड रहता है पर्सनल एक्सपीरियंस पे। तो जो एक्सपर्ट जजमेंट होती है ये बेस्ड रहती है पर्सनल एक्सपीरियंस पे। देखिए एक्सपर्ट जजमेंट के ऊपर बात करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पे देखिए। एक्सपर्ट जजमेंट इज ए टेक्निक इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस दैट रेफर्स टू मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन स्किल एक्सपर्टाइज आर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो यानी एक्सपर्ट जजमेंट में ही आपके स्किल आपके एक्सपर्टाइज के हिसाब से एस्टिमेशन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ये बनता है। इसके अलावा देखिए टॉप डाउन एस्टिमेट और बॉटम अप एस्टिमेट क्या होता है। देखो गाइस शॉर्ट में बताता हूँ, टॉप डाउन एस्टिमेट जो होता है इसमें डिटेल कॉस्ट एनालिसिस नहीं किया जाता, वहीं बॉटम अप एस्टिमेट में डिटेल कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है लोवेस्ट पॉसिबल लेवल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, द थर्मोस्टेट ऑफ द गीजर फॉल टू डैश एट सेट टेम्परेचर 65 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस। 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि जो गीज़र का थर्मोस्टेट होता है वो किस टेम्परेचर पे फॉल करता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए इसका ऑप्शन जो सही है वो है कट ऑफ। इसमें देखिए थर्मोस्टेट क्या होता है। देखो गीज़र तो सबको पता है एक ऐसी अप्लायंस होती है जो पानी को गर्म करती है, हमारे घरों में सबने गीज़र लगाए होते हैं। तो उसी गीज़र में थर्मोस्टेट वो पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है वाटर टेम्परेचर को जब गीज़र अपना काम कर देता है। यानी गीज़र जब पानी को गर्म कर देता है तो बहुत ज़्यादा गर्म होने पर एक सेट टेम्परेचर होता है, उसके बाद थर्मोस्टेट जो है पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच नंबर हैज़ नो अफेक्ट सराउंडिंग फ्लूइड ऑन ए फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी। 4 नंबर हैं और इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रॉड नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखिए बहुत मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ये नंबर हैं जैसे रिनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर, यूलर नंबर, मैक नंबर, इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप इन नंबर्स को इजीली याद कर सकते हो। फ्लूइड में ये डायमेंशनलेस नंबर होते हैं। आपको क्या याद करना है, आपको इस ट्रिक को याद करना है। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक भी लिखा है, आपको इसको बस याद करना है। देखिए इस वाली लाइन को देखिए, रिनॉल्ड ने फ्रॉड किया वेबर के साथ फॉर अर्निंग द मनी। आपको ये याद रखना है, यहाँ से आपको क्या याद हो जाएगा, यानी रिनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर, यूलर नंबर, मैक नंबर। देखिए रिनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, वेब नंबर, यूलर नंबर, मैक और काउची नंबर। तो रिनॉल्ड ने फ्रॉड किया वेबर के साथ फॉर अर्निंग दी मनी। इसके बाद देखिए जितने भी डायमेंशनलेस नंबर होते हैं इनके ऊपर वाली टर्म जो है यहाँ पे सिर्फ इनर्शिया फोर्स आती है, सिर्फ नीचे वाली फोर्सेस बदलती हैं। इसके बाद नीचे वाली ये जो हैं इनको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो गांव में सबको पढ़ाएगा इंग्लिश, ठीक है। वो गांव में सबको पढ़ाएगा इंग्लिश। वी विस्कस फोर्स के लिए, गांव में ग्रेविटी फोर्स के लिए, सबको सरफेस टेंशन फोर्स, पढ़ाएगा प्रेशर फोर्स, इंग्लिश के लिए इलास्टिक फोर्स। देखिए अब आप कैसे याद रख सकते हो। सबसे पहले इस ट्रिक को याद रखना, रिनॉल्ड ने फ्रॉड किया वेबर के साथ फॉर अर्निंग द मनी। तो आपने ये लिख दिया, आर लिख दिया, रिनॉल्ड ने फ्रॉड किया वेबर के साथ फॉर अर्निंग द मनी, ये आपके नंबर बन गए। इसके बाद देखिए आपको याद रखना है सबके ऊपर इनर्शिया फोर्स है, इनर्शिया फोर्स है, इनर्शिया फोर्स है सबके नीचे। ऊपर वाली टर्म जो है वो इनर्शिया फोर्स है। अब हमें नीचे वाले का पता करना है, तो नीचे के लिए वो गांव में सबको पढ़ाएगा इंग्लिश। वी फॉर विस्कस फोर्स, जी फॉर ग्रेविटी फोर्स, एस फॉर सरफेस टेंशन फोर्स, पी फॉर प्रेशर फोर्स, ई फॉर इलास्टिक फोर्स। आई होप गाइज कि आपको ये जो 5 डायमेंशनलेस नंबर है ये इस ट्रिक से याद रह जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं गाइज। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास। देखिए हाईवे में जब भी कोई नई रोड बनती है तो जब अलाइनमेंट की जाती है रोड की, तो जैसे ये रोड है, बीच में कोई स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, कहीं पे टेंपल आएगा, कहीं पे मस्जिद आएगी, कहीं पे किसी की ज़मीन आएगी, एग्रीकल्चर लैंड। तो इसमें से ये कह रहा है कि कौन से ऐसे वो पॉइंट्स होते हैं जिनमें से हाईवे की अलाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए इंटरमीडिएट टोन से अलाइनमेंट जा सकती है। रिलीजियस प्लेसेस, वेरी कॉस्टली स्ट्रक्चर, अनसुइटेबल लैंड। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये सही बनता है, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस से हाईवे की अलाइनमेंट नहीं की जा सकती और बहुत कॉस्टली स्ट्रक्चर से भी नहीं की जा सकती। नियर बाई स्टोन क्वेरी से हम कर सकते हैं, उसके बाद टूरिस्ट सेंटर पे भी हम हाईवे को ले सकते हैं, लेकिन रिलीजियस प्लेसेस के साथ हम अलाइनमेंट नहीं कर सकते। देखिए गाइज, जो क्वेश्चन नंबर 38 इसका मैंने डायरेक्ट आपको आंसर दिया। ये कह रहा है इफ एन एफ इज द नंबर ऑफ फ्लो चैनल, ND is the number of potential drops, K is the coefficient of permeability and H is the total hydraulic head, then the seepage is computed as। तो seepage की वैल्यू क्या होगी? देखो seepage जो डिस्चार्ज होगा वो होगा K इंटू H इंटू नंबर ऑफ फ्लो चैनल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। देखिए एक्सप्लेन करते हैं कैसे। देखिए गाइज, डार्सी लॉ के मुताबिक डिस्चार्ज जो होता है वो होता है एरिया इंटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो यहाँ से हम स्मॉल डिस्चार्ज को लिख सकते हैं के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो होता है हमारा H/B, यानी जो हाइट में लॉस है डिवाइडेड बाई लेंथ, लॉस इन हाइट पर यूनिट लेंथ, तो डेल्टा H/B। तो हम एरिया को यूनिट लेंथ के लिए लिख सकते हैं विड्थ इंटू 1। तो यहाँ से B और B कट जाएगा। यहाँ से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देखिए डेल्टा H/B होता है, तो यहाँ से हमारा स्मॉल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा K इंटू वही हमारा नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स होता है H1/डेल्टा H। तो यहाँ से डेल्टा H को लिख सकते हैं H1/ND, K इंटू H1/ND। अब देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स इंटू डिस्चार्ज एक फ्लो चैनल में। तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा हमारा K इंटू H, तो यहाँ पे NF/ND आ जाएगा। ठीक है गाइज, देखिए यहाँ से स्मॉल h को मैंने यहाँ पे कैपिटल H में लिख लिया है, क्योंकि स्मॉल डिस्चार्ज को भी हमने कैपिटल डिस्चार्ज में लिख लिया, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लो चैनल इनटू एक जो हमने स्मॉल जो स्ट्रीम से सीपेज माना था उसके बराबर। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 एक इजी क्वेश्चन आया था। ये कह रहा है कि एक मेटल बार है 40x40 mm सेक्शन का, उस पर टेंजाइल लोड लग रहा है 320 किलो न्यूटन का। एक्सटेंशन 200 mm लेंथ है उसकी, उसमें एक्सटेंशन होती है 0.2 mm, यानी चेंज इन लेंथ इतनी होती है, और उसकी थिकनेस डिक्रीज होती है 0.012 mm। तो लेटरल और लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन क्या होगा? देखो इसने पहले लेटरल बोला है, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो लोड के। सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से ये कह रहा है कि हमारा जो गेज है वो 200 mm है, इस पे ये टेंसाइल लोड लग रहा है 320 किलो न्यूटन का, इसका क्रॉस सेक्शन 40x40 mm है। तो सिंपली हमें पता है कि स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन होता है जो इन द डायरेक्शन ऑफ लोड हो। सबसे पहले लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन निकालते हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लोड इसकी लेंथ जो बड़ी है 0.2 mm, तो 0.2 और टोटल इसकी लेंथ है 200 mm। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 10⁻³ और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। इसी तरीके से लेटरल स्ट्रेन देखेंगे हम, तो लेटरल स्ट्रेन में जो डिक्रीज इन लेंथ हुई थी 0.012 mm, टोटल 40 mm था, इसको सॉल्व करेंगे 0.003 या 3 × 10⁻⁴। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻⁴, और दूसरा लॉन्गिट्यूशन था 1 × 10⁻3। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एग्जाम्पल ऑफ इमर्स्ड बॉडी हैविंग ड्रैग इज। ठीक है, बता रहा है कि इमर्स्ड बॉडी की एग्जाम्पल जिसमें ड्रैग ही होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, इसमें से सही ऑप्शन नंबर ए है, ए टाल चिमनी एक्सपोज टू विंड। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जैसे कि इमर्स्ड बॉडी हैविंग ड्रैग। देखो 2 तरह की फोर्सेस होती है, ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स। अब ड्रैग फोर्स क्या हुआ, लिफ्ट फोर्स क्या हुआ? देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जैसे पानी के अंदर डूब रही है, चाहे स्टैटिक में या लिक्विड में, तो ठीक है इसमें 2 तरह की फोर्सेस लगती हैं। एक, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो फोर्स लगे उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। वैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर हम एटमॉस्फेयर में रखें तो जिस डायरेक्शन में हवा ट्रैवल कर रही है उस डायरेक्शन में जो फोर्स उसे लगेगी वो ड्रैग फोर्स होती है। वहीं लिफ्ट फोर्स क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट पानी में है, उसके नीचे से या ऊपर से जो दबाव लग रहा है, जो नीचे से दबाव लग रहा है उस पर, जैसे कोई चीज़ फ्लोट करे तो नीचे से जो दबाव लग रहा है वो आ गया लिफ्ट फोर्स।
तो इसके अलावा बाकी एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोफ्लाइज, जो भी चीज़ें पानी पे तैरती हैं उन पे सिर्फ लिफ्ट फोर्स लगती है। टाल चिमनी एक्सपोज टू विंड जो हमें ऊपर पड़ा, इसमें सिर्फ ड्रैग फोर्स लगती है। जैसे ये मान लो ये हमारी चिमनी है, तो इसमें सिर्फ यहाँ से जो इस डायरेक्शन से जो है ड्रैग फोर्स लगेगी, जो लिफ्ट फोर्स है वो इसमें नहीं होगी। इसके अलावा देखिए, फ्लो ऑफ वाटर पास्ट ए ब्रिज पायर, कोई ब्रिज की पायर है उस पर जो पानी लगता है वो भी खाली ड्रैग होगा। इसके अलावा लास्ट में देखिए, मोशन ऑफ एरोप्लेन सबमरीन्स, इनमें दोनों तरह की फोर्सेज होती है, ड्रैग और लिफ्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है वो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करती है, कंप्रेशन से टेंशन में या वाइस वर्सा, जैसे टेंशन में कंप्रेशन से। तो जहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। याद रखिएगा, देखिए कैसे याद रखिए, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर यानी सी आया तो सी से पहले बी, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करे वो होता है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। इसके अलावा एक और होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करे, जैसे यहाँ पे देखिए शेयर फोर्स डायग्राम ने अपना साइन चेंज किया तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कॉमनली कंडक्टेड फॉर स्पेसिफाइंग नेशनल बाउंड्रीज एंड लैंड यूज पैटर्न्स। कहता है नीचे दिए गए 4 सर्वे में से कौन सी ऐसी सर्वे है जो नेशनल बाउंड्री और लैंड यूज पैटर्न को स्पेसिफाई करने के लिए की जाती है। देखिए, एरियल सर्वे रफ सर्वे होती है, जियोग्राफिकल सर्वे ये हो सकती है, ठीक है। जियोग्राफिकल सर्वे में नेशनल बाउंड्रीज और लैंड यूज पैटर्न हम स्पेसिफाई करते हैं। लोकेशन सर्वे इस काम के लिए नहीं होती, जैसे आपने प्लान बनाया उसके बाद उस प्लान को आप ग्राउंड पे फिजिबल कर रहे हो, ये लोकेट कर रहे हो, वो आ गया लोकेशन सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे अर्थ मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है, तो यानी इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स अबाउट द बिल्डिंग वैल्यूएशन। कह रहा है बिल्डिंग वैल्यूएशन को लेकर नीचे 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है या कितनी स्टेटमेंट गलत है। देखो, बिल्डिंग वैल्यूएशन क्या होता है, किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करना, वो बिल्डिंग वैल्यूएशन कहलाता है। सबसे पहली स्टेटमेंट ये कह रहा है इवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड आफ्टर व्हेन ए प्रॉपर्टी इज परचेज्ड और सोल्ड। ये बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहा है कि वैल्यूएशन तब की जाती है जब कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या रहा है, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज एस्टिमेटेड थ्रू वैल्यूएशन, बिल्कुल गलत, जबकि मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करते हैं। रेंट फिक्सिंग एंड मॉर्टगेज पर्पजेज नेसेसिटेट द वैल्यूएशन, बिल्कुल सही, इस काम के लिए वैल्यूएशन होता है, यानी S2 स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए गाइस, कह रहा है फील्ड डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सबग्रेड इज चेक्ड बाय, ठीक है। जैसे हाईवे का जो सबग्रेड है उसकी फील्ड डेंसिटी को अगर चेक करना है तो किस मेथड से किया जाता है, लाइट कंपैक्शन मेथड, ये कंपैक्शन मेथड, इससे डेंसिटी चेक नहीं की जाती है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, इससे डेंसिटी चेक की जाती है। हैवी कंपैक्शन मेथड भी कंपैक्शन मेथड है, ना कि डेंसिटी मेजर करने का। ओवन ड्राई मेथड वाटर कंटेंट को मेजर करता है, यानी इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पार्ट 1 में भी है जहाँ पे 1 से 30 क्वेश्चन के बीच में आया था, इसलिए इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। देखो, जो लॉस होता है स्ट्रेस में, कंक्रीट की जो स्ट्रेस है उसमें जो लॉस होता है श्रिंकेज की वजह से, वो किस पे डिपेंड करती है, सेंट्रिसिटी ऑफ प्री स्ट्रेसिंग केबल से, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज स्ट्रेन, श्रिंकेज रेशियो। तो ऐसा ही क्वेश्चन पार्ट 1 में भी था, 1 से 30 क्वेश्चन में, जिसमें हमने बताया था कि प्री टेंशन में जो श्रिंकेज स्ट्रेन है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रिंकेज स्ट्रेन, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्रीप ऑफ रेल्स विल बी मोर इफ। कह रहा है क्रीप रेल्स की ज़्यादा कब होगी। ऑप्शन नंबर 1, डबल लाइन्स आर प्रोवाइडेड सेपरेटली फॉर अप एंड डाउन ट्रैफिक। दूसरा देखिए, स्टीम लोकोमोटिव्स आर यूज्ड। तीसरा देखिए, देयर आर मोर एक्सप्रेस ट्रेन्स इन ए सिस्टम। चौथा देखिए, वुडन स्लीपर्स आर रिप्लेस्ड बाय स्टील स्लीपर्स। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रीप क्या होता है। देखो, ये जैसे मान लीजिए हमारी रेल्स हैं, तो इनके ऊपर जब ये ट्रेन इस तरीके से चलती हैं तो इससे लॉन्गिट्यूशनल मूवमेंट होती है रेल्स की, उसको ही हम क्रीप कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लोकोमोटिव्स। और ये कह रहा है कि क्रीप ऑफ फ्यूल विल बी मोर इफ, तो इसका आंसर 1 बनता है। कैसे, देखिए, अगर
डबल लाइन हम प्रोवाइड करते हैं। देखिए एक साइड के ट्रैफिक के लिए सिर्फ एक ही साइड ट्रेन जा रही है और इस वाली रेल पे सिर्फ इस तरफ आ रही है, तो इससे इस डायरेक्शन में क्रीप ज़्यादा होगा, इससे इस डायरेक्शन में। तो अगर ऐसा ट्रैक हो जिसमें ट्रेन इधर से भी जा रही है, यानी अब क्रीप इस तरफ है तो अब ट्रेन जो है इधर से इधर आई, तो थोड़ा बैलेंस होता है। तो क्रीप कब ज़्यादा होगी? अगर डबल लाइन जो है वो सेपरेट की जाए अप एंड डाउन ट्रैफिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरसीसी का। व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ कंक्रीट ग्रेड M30 व्हेन इफेक्ट ऑफ क्रीप इज नॉट कंसिडर्ड? ये ध्यान में रखिएगा। ये कह रहा है कि M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू क्या होगी अगर क्रीप के इफेक्ट को हम नहीं कंसिडर करते हैं। देखिए अगली बार आपको क्वेश्चन आ सकता है M20 M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, और जब कहेगा कि क्रीप को कंसिडर करें या ना करें, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका आंसर 7.30 है। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मॉड्यूलर रेशियो आप सभी को पता होगा, ये रेशियो होता है किस किस का? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होती है 2 × 10⁵ mm², डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो कि स्पेसिफाइड नहीं होती, वेरी करती रहती है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल नहीं है। देखिए शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हुआ? शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की निकालनी हो तो 5000√FCK। FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की, डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की कंसिडर की जाती है जब इफेक्ट ऑफ क्रीप और श्रिंकेज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जब इफेक्ट ऑफ क्रीप और श्रिंकेज जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो क्वेश्चन में इसने बोला था कि अगर इफेक्ट क्रीप का कंसिडर ना करें, अगर इफेक्ट क्रीप का कंसिडर ना करें तो कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000 × हो जाती है। और अगर इफेक्ट क्रीप का हम कंसिडर करेंगे और श्रिंकेज का भी कंसिडर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है कंक्रीट की M = 280/3 सिग्मा CBC होती है, ये विदाउट कंसिडरिंग क्रीप इफेक्ट। और अगर ये है जब हम क्रीप इफेक्ट को कंसिडर करें, और अगर क्रीप के इफेक्ट को कंसिडर ना करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की ये होती है। तो मॉडुलर रेशियो क्या हो जाएगा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की डिवाइडेड बाय कंक्रीट की। तो स्टील की 2 × 10⁵, कंक्रीट की 5000√FCK। FCK की जगह पे 30, तो 7.30 आंसर आता है। इस तरीके से आपको बाकी ऑप्शंस के लिए आएगा तो आप कर सकते हो। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कब? जब क्रीप के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करें। क्रीप के इफेक्ट को कंसिडर जब करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की बनती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वाटर के ओडोर को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसको आप इंटरनेट पे भी देख लीजिएगा। ऑल्फैक्टोमीटर जो है यूज़ किया जाता है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, ऑल्फैक्टोमीटर यूज़ किया जाता है वाटर के ओडोर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ ए बीम सेक्शन इज 0 एट। देखो बेंडिंग स्ट्रेस बीम सेक्शन पे 0 कहाँ पे होती है? क्या ये डिपेंड करती है MOI पे? क्या ये सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन पे 0 होती है? टॉप फाइबर पे, बॉटम फाइबर पे? देखिए टॉप और बॉटम पे दोनों पे जो है बेंडिंग स्ट्रेस होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन है वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस हमारी 0 होती है। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए गाइस, इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज नोन एज। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बढ़ जाने से ट्रैफिक वॉल्यूम जो बढ़ता है इस चीज़ को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है नॉर्मल ट्रैफिक ग्राउथ, जनरेटेड ट्रैफिक ग्राउथ, डेवलपमेंट ट्रैफिक, करंट ट्रैफिक। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बढ़ने से ट्रैफिक वॉल्यूम के बढ़ने को हम जनरेटेड ट्रैफिक ग्राउथ कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। ये कह रहा है शिफ्ट ट्रांजिशन कर्व की क्या होगी अगर रेडियस जो कर्व का है 300 मीटर और लेंथ ट्रांजिशन कर्व की 48 मीटर है। तो शिफ्ट ट्रांजिशन कर्व की हम सबको पता है क्या होती है? L² डिवाइडेड बाई 24R। तो इसमें वैल्यू डालिए। लेंथ ट्रांजिशन कर्व की 48 है, 48 का स्क्वायर 48 × 48, 24 इंटू रेडियस ऑफ कर्व जो है सर्कुलर कर्व 300। तो इसका आंसर 0.32 मीटर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एल्कलीन सॉइल आर बेस्ट रिक्लेम्ड बाय। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कलीन सॉइल को रिक्लेम किससे किया जाता है और एसिडिक अगर सॉइल है उसको रिक्लेम किससे किया जाता है? 4 ऑप्शन है। एडिशन ऑफ जिप्सम एंड लीचिंग, एडिशन ऑफ जिप्सम, लीचिंग, प्रोवाइडिंग गुड ड्रेनेज। तो गैस इसका सही ऑप्शन नंबर 1 है। जिप्सम और लीचिंग से जो
रिक्लेमेशन होता है एल्कलीन सॉइल का। इसके अलावा देखिए एसिडिक सॉइल को रिक्लेम किया जाता है सबसे बेस्ट किससे, जब लाइमस्टोन को यूज़ किया जाता है एज ए सॉइल अमेंडमेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 54 क्या था, डे फर्स्ट की सेकंड शिफ्ट में द वैल्यू ऑफ 1 इन द लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्मूथ पाइप्स। देखिए इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। कैसे, ब्लेसिस ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वेलोसिटी प्रोफाइल दी थी टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के लिए, स्मॉल यू अपन कैपिटल यू वाई अपन इन्फिनिटी की पावर n। तो ये जो पावर है, ठीक है, वैल्यू 1/n की जो है वो 1/7 है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज नाउन एज टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी। जो टोटल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में उसको क्या कहते हैं, रेजिलियंस। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसके अलावा देखिए प्रूफ ऑफ रेजिलियंस क्या हुआ, मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस क्या हुआ, यंग मॉडल्स क्या हुआ, ये सारे मैंने आपको कराए हैं जिसमें मैंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस को एक्सप्लेन किया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लेक्चर आपको हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर मिलेंगे, तो उनमें ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन मिलेंगी ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए गाइज, ये कह रहा है 2 वे स्लैब में। देखो 2 तरह के स्लैब होते हैं, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। आप सभी को पता है क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो आरसीसी की प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे आपको डिटेल वाइज एक सिंगल लेक्चर में फुल आरसीसी का सिलेबस आपको मिलेगा। कह रहा है 2 वे स्लैब में जो ऑर्थोगोनली रीइंफोर्समेंट होता है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किन किन डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन, यानी हर डायरेक्शन में वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बेंडिंग मोमेंट इन बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट। कैसी, लॉन्ग और शॉर्ट डायरेक्शन में, इन शॉर्ट डायरेक्शन ओनली, इन लॉन्ग डायरेक्शन ओनली। देखो जो ऑर्थोगोनली रीइंफोर्समेंट डाली जाती है 2 वे स्लैब में, तो वो हर डायरेक्शन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बेंडिंग मोमेंट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इन फ्लडिंग बाय कंटोर कैनल्स फील्ड चैनल्स आर अलाइन। देखिए अगर कंटोर कैनल से खेतों में पानी डालना है तो कंटोर कैनाल से जब फील्ड चैनल में पानी जाता है तो उस वक्त जो फील्ड चैनल है उनकी अलाइनमेंट की जाती है अलोंग दी कंटोर लाइन ही, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए अलाइनमेंट के बेसिस पे, कैनल्स अलाइनमेंट के बेसिस पे कैनल 3 तरह की होती है। सबसे पहले रिज कैनाल जिसको वाटरशेड कैनाल भी कहते हैं, कंटोर कैनाल जिसको सिंगल बैंक कैनाल भी कहते हैं, और साइड स्लोप कैनाल। देखिए रिज कैनाल या वाटरशेड कैनाल जो है इसकी अलाइनमेंट की जाती है अलोंग रिज, नेचुरल वाटरशेड लाइन, मतलब पहाड़ी के साथ ही, रिज के साथ ही इसकी अलाइनमेंट की जाती है। कंटोर कैनाल की अलाइनमेंट होती है अलोंग नेचुरल कंटोर्स, और कंटोर के परपेंडिकुलर जब किसी कैनाल की अलाइनमेंट होती है तो उसको साइड स्लोप कैनाल कहते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिज कैनाल या वाटरशेड कैनाल में क्रॉस ड्रेनेज वर्क की ज़रूरत ही नहीं होती है, और कंटोर कैनाल में सबसे ज़्यादा क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आते हैं, और साइड स्लोप कैनाल में भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं आते। सबसे बड़ा बेनिफिट रिज कैनाल का, ये दोनों साइड, मतलब ये अगर नहर है तो इस तरफ के खेतों में भी इरिगेट करेगी, इस तरफ के खेतों में भी इरिगेट करेगी। इसके अलावा जो कंटोर कैनाल है और साइड स्लोप कैनाल है ये सिर्फ वन साइड ही इरिगेट करती हैं। जैसे मैंने डायग्राम देखो दिखाई, ये हमारा रिवर आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारे कंटोर्स हैं 1060 मीटर, 1040 मीटर, 1020 मीटर, 1000 मीटर, यानी हम नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अगर हम देखिए रिज कैनाल क्या है, ये अलोंग दी रिज है, और किसी कंटोर के पैरेलल जो नहर जा रही है वो आगे हमारी कंटोर कैनाल। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इंटर रिलेशन क्या है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच। तो हमें पता है कि वॉइड रेशियो होता है पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं जो मैंने ऑलरेडी सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर में आपको कराए, सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। आप मेरे चैनल में जो है प्लेलिस्ट में जो है सॉइल वाले टॉपिक्स खोलिए, वहाँ पे ये सारे लेक्चर आपको मिलेंगे सिंगल लेक्चर में। देखो सबसे पहले जो वाइड रेशियो होता है वो होता है पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। इसके अलावा वाइड रेशियो होता है पोरोसिटी अपॉन 1 प्लस पोरोसिटी। इसके अलावा जो बल्क यूनिट वेट होता है जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, डब्ल्यू है हमारा वाटर कंटेंट, ई आ गया हमारा वाइड रेशियो। इसके अलावा सेवा की तरह आप इसको याद रख सकते हैं, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी,
ठीक है। ई आ गया वाइड रेशियो, एस आ गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डब्ल्यू वाटर कंटेंट, जी आ गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके अलावा एक और रिलेशनशिप है बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस सी, और लास्ट आ गया ड्राई यूनिट वेट बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये सारे लेक्चर आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मिल जाएंगे। इसके अलावा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, द कम्बिनेशन ऑफ बोथ अर्थमेटिक एवरेज मेथड एंड जियोमेट्रिकल एवरेज मेथड आर डैश एंड डैश, इट इज़ यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन ऑफ दो सिटीज विच रीचेज देयर सैचुरेशन पॉपुलेशन। कहता है अर्थमेटिक एवरेज मेथड और जियोमेट्रिकल एवरेज मेथड की जो कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से मेथड हैं जिनका इस्तेमाल पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए किया जाता है उन लार्ज सिटीज़ के लिए जो सैचुरेशन पॉपुलेशन पे पहुंच गए। तो इसका सही आंसर बनता है हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड और अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। जो मेथड है ये कॉम्बिनेशन है अर्थमेटिक एवरेज और जियोमेट्रिकल एवरेज मेथड का, और इनका यूज़ किया जाता है उन सिटीज़ के लिए जो सैचुरेशन पॉपुलेशन तक पहुँचे। अब देखिए सैचुरेशन पॉपुलेशन क्या होता है, देखो किसी भी सिटी की पॉपुलेशन मैक्सिमम कितनी होनी थी हो चुकी है, अब यानी वहाँ पे और ग्रोथ होने की संभावना नहीं है, तो ऐसी आबादी को पॉपुलेशन सैचुरेशन पॉपुलेशन कहा जाता है। इसके अलावा देखिए इसी के रिलेटेड बताता हूँ आपको, फॉर लार्ज सिटीज सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन। लार्ज सिटीज़ के लिए सुटेबल मेथड फोरकास्टिंग पॉपुलेशन का कौन सा है, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। ये जो मेथड है फोरकास्टिंग पॉपुलेशन का ये पुराना है और ये कम वैल्यू देता है पॉपुलेशन की अगर कंपेयर करें हम इसको जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से। इसके अलावा देखिए जो जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है सूटेबल है न्यू सिटीज़ के लिए, साथ ही साथ यंग एंड रैपिड ग्रोइंग सिटीज़ के लिए, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वाटर सप्लाई के लेक्चर्स भी आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये पार्ट 2 था, यहाँ पे हमने 60 तक क्वेश्चन किए। पार्ट 3 हम जल्दी लाएंगे जिसमें हम 60 से 90 क्वेश्चन तक करेंगे, और लास्ट में हम इस डे फर्स्ट की सेकंड शिफ्ट को हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हम जो तीसरी शिफ्ट है उसके पेपर को जल्दी सॉल्व करेंगे।